मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। दोस्तों जी हाँ, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रतन टाटा, भारत के रतन, यानी कि भारत के रतन टाटा ही नहीं है, वो भारत के पूरे रतन है, पूरे भारत के रतन टाटा है। उनके बारे में, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी बायोग्राफी इस सेशन में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें हम शिमला से उनका काफ़ी जो है एक संबंध था। शिमला का ये स्कूल है बीसीएस, यानी बीसीएस बिशप कॉटन स्कूल, इससे उनका क्या नाता था, इसके बारे में हम जानेंगे। उनकी बायोग्राफी और उनके दो जो फेमस कोट्स हैं वो हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। और उस दूसरा कोट इनका एक, शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवज्योति क्लासेस में। इस सेशन में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे रतन टाटा जी के बारे में, रतन टाटा की बायोग्राफी, कैसे कैसे उनका जो है लाइफस्टाइल और कैसे कैसे उन्होंने पूरे देश, पूरे मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। उन्होंने देश से लिया नहीं बल्कि देश को दिया है, ज्यादा से अपने से ज्यादा सब कुछ देश के लिए ही काम किया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर में हुआ था। सूरत शहर में उनके जो जन्म हुआ था वो सूरत में हुआ था, नवल टाटा और सुनी टाटा के घर में। जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे तो उनके माता पिता नवल और सोनू एक दूसरे से अलग हो गए और उसके पश्चात उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई ने किया था। उसके बाद उन्हें जे एन पेटेड पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से उन्हें गोद में ले लिया था। तो रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई, एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, नोएल टाटा है, उनके साथ में ही हुआ है, जो नवल टाटा और सीमोन टाटा का बेटा है। उनके साथ में उनका पालन पोषण हुआ, बचपन गुजरा। तो एजुकेशन के बारे में देखते हैं, उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। कैप्सियन जो कैंपियन स्कूल मुंबई में है, कैथेड्रल स्कूल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, ये प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहाँ से। उसके बाद बिशप कॉटन स्कूल शिमला में भी उन्होंने जो है कुछ अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड जैसे बिजनेस स्कूल के भी हुए स्टूडेंट रह चुके थे। जब जे आर डी टाटा ने 1991 यानी कि 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। यानी कि 1991 में जो है रतन टाटा ने जो टाटा सन्स के बिजनेस में वो उत्तराधिकारी बन गया था। रतन टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके नए लोगों को बिजनेस में लाना शुरू किया। तो दोस्तों हुआ क्या है, इनके आने से जो है इन्होंने टाटा ग्रुप में काफ़ी सारी चेंजेस लाए। तो जो मोनोपोली थी वो लोगों की, जो कि कोई भी सेवानिवृत्ति की आयु फिक्स नहीं थी, जो लोग की पोजीशन पे बैठे हैं वो मन मर्जी से वहाँ पर बैठे हुए थे। जब ये अध्यक्ष यानी कि उत्तराधिकारी उनको बनाया गया 1991 में, इन्होंने उसमें रिफॉर्म्स लाए, काफ़ी रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि इन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु जो है, रिटायरमेंट की आयु फिक्स कर दी। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील में ट्रेनिंग के तौर पर की। आपको बता दें कि इन्होंने ऐसे नहीं है कि शुरू में ही सीधा ये वहाँ पे एक उत्तराधिकारी बन गए, एक बॉस बन गया। बॉस की तरह इन्होंने काम नहीं किया। स्टार्टिंग में इन्होंने एक ट्रेनिंग के तौर पर कार्य किया और निचले स्तर पर खदानों और ब्लास्ट फर्नेस में काम किया, एक मजदूर की तरह, जो जैसे आम जो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके साथ में इन्होंने काम किया, जिससे यह साबित हुआ कि वे किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हटते। और उनके कठिन परिश्रम और समर्पण ने उन्हें टाटा समूह के कई महत्वपूर्ण कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपी, जैसे नेल्को, एम्प्रेस मिल्स। 1991 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई उपलब्धियां हासिल की। उनके 21 साल के कार्यक्रम जो कार्यकाल था उनका टाटा ग्रुप में, उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 टाइम्स बढ़ गया था। यानी कि जो कंपनी का इनकम, कंपनी का जो राजस्व था वो 40 गुना से अधिक बढ़ गया था, और उसमें से लाभ लगभग 50 गुना से अधिक था, और जो प्रॉफिट था वो 50 टाइम्स ज़्यादा था। उन्होंने टाटा टी को टेटली और टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय बन गया, यानी कि ग्लोबल पहचान मिल गई थी। रतन टाटा ने ऐसे ऐसे काम किए, जिससे जो है टाटा कंपनी को एक ग्लोबल एग्जिस्टेंस मिल गया, ग्लोबल की आइडेंटिटी बन गई। 75 साल की आयु पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी कि 75 ईयर्स जब कंप्लीट हो गए तो उन्होंने
इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया था और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इनको अंतरिम अध्यक्ष इन्हीं को रखा। तो रतन टाटा का परोपकारी कार्य, आप जैसे कि दोस्तों हम इस सेशन में ये भी देखेंगे कि रतन टाटा ने अपनी जो टाटा ग्रुप्स में काम किया, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बिजनेस को ही ग्रो किया, उन्होंने काफ़ी सारे सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर के जो कार्य हैं वो किए हैं। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करती है। ये टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने संज्ञात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कॉर्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी सीएमयू को $35 मिलियन का जो है दान दिया। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया दान अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फीट की इमारत को टीसीएस हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान है, 950 मिलियन रुपीस, 950 मिलियन रुपीस। थोड़ा सा हम रतन टाटा की उपलब्धियों के बारे में इसमें देखेंगे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। वे हमेशा से नवाचार और विकास के समर्थक रहे हैं। उन्होंने टाटा को जो है टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई, अनेक कंपनी को सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया और अनेक जो है केवल व्यावसायिक सफलता नहीं हासिल की, बल्कि उन्होंने अपना समाज सेवा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी कार निर्माण, उन्होंने टाटा इंडिका। नैनो कार दुनिया की सबसे सस्ती कार लॉन्च करने का सफल प्रयास। नैनो कार, टाटा नैनो जो सभी जानते हैं, एक सबसे सस्ते जो है यानी कि लाख 1.5 लाख रुपए के बजट में इन्होंने एक कार लॉन्च की थी। टेटली और कोरस दो बड़ी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह को वैश्विक बाजार में और अधिक सशक्त हुआ। जगुआर और लैंड रोवर ये दोनों लग्जरी कार ब्रांड्स अब टाटा मोटर्स का हिस्सा है, जिससे टाटा मोटर्स ने अपनी वैश्विक साख बढ़ाई। शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से इनका विशेष नाता रहा है। पद्म विभूषण रतन टाटा और उनके परिवार का शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से विशेष नाता रहा है। रतन टाटा के चाचा आर.डी. टाटा 1952 में स्कूल के कैप्टन रहे हैं। इनका नाम जो है स्कूल कैप्टन के बोर्ड पर अंकित है और वहीं रतन टाटा भी स्कूल में कुछ समय तक पढ़े हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी रतन टाटा की छोटी सी बायोग्राफी। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।